नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा करना चाहते हैं कि इस YouTube के विस्तार से, प्रचार से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के लोग लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि वो सामने तो आते नहीं हैं, मतलब कि उनके नेता, उनका जो वो नेतृत्व है, बड़े से बड़े नेता भारतीय जनता दल के इस भारतीयता के विचार का सामना करने के लिए उन लोगों ने अपना नैतिक बल और नैतिक साहस खो दिया है। बस अपने छोटे भाइयों को सिखा के, पढ़ा के वो डराने, धमकाने, गाली गलौज के लिए भेज देते हैं। आज तक जितने भी उनकी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से या GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज की ओर से जितने भी आए हैं और उन लोगों ने भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से बात की है, सिवाय कि इसको बंद कर दीजिए, नहीं बंद करेंगे तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वो वही जो गुंडा, मवाली, माफिया, दादाओं की जो भाषा होती है। देखिए, ये बहुत मुमकिन है कि हो सकता है सामने पड़ने पर ये मुकर भी जाए, क्योंकि ये इनमें बहुत वो सिद्धहस्त होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कि हमने तो कभी कहा नहीं, ये अपनी ओर से बात बना रहे, बहुत मुमकिन है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन विश्वास करें कि ये सारी बातें भारतीय जनता ताकत दल और उसके पदाधिकारियों के साथ हो रही है। इस YouTube के जो संदेश जा रहा है अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में, उसके और जो लोकप्रिय हो रहा है, जो हमारी माने भारतीय अवाम जो जागृत हो रही है, उनमें जो जागृति आ रही, जागरण हो रहा है और उसके फलस्वरूप जो है इस तरह के वो कहते रहते हैं। लेकिन एक भी तार्किक बात आज तक नहीं रख पाए उसके आदमी जो आते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों से बात करने के लिए कि जो भारतीय जनता दल जो ये बात कहता है वो गलत है, गलत तथ्य पर आधारित है। बिल्कुल नहीं, सिवाय वही जो गुंडा, मवाली, दादा और माफिया की भाषा वही प्रयोग करते हैं।
भारतीय जनता दल का ये कहना है कि अरे मैंने ये यदि सब छोड़ दें, जो उसका प्रस्तावना ही है कि भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत और भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी एकता और भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और आत्मसात करके वैसा ही आचरण व्यवहार की बात करता है भारतीय जनता दल। इतना ही वो समझ लें तो मैं समझता हूं कि पूरा मजमून, पूरा उसका सारांश कोई भी समझ सकता है, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है, सिवाय अपने वो राजनीतिक अस्तित्व की चिंता करते हुए। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पार्टी कहती है कि नेशन फर्स्ट, कभी कभी कहती है नेशन फर्स्ट की बात करती है, और कभी कभी कहती है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। ये सब झूठा है उनका। सिर्फ दल और सत्ता, ये बिल्कुल ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। और एक दूसरी जानकारी, हालांकि ये जो बहुत बहुत गंभीर होकर के और बहुत शांत मन से और एक विश्लेषण और समीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो और वो स्पष्ट होगा। भारतीय जनता दल बराबर देश को सामने रख करके सारी बातों को, अपने देश और अपने देशवासियों, यानी मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती को सामने रख करके सारी बातें अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करता है। और इस संबंध में कोई भी देशभक्ति के नजरिए से इन सारी बातों को देखे तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको लोग जिनको इन सबों ने महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता के रूप में बिठा करके पूरी गंदगी वो फैलाई हुई है, और नेहरू को जो है आधुनिक भारत का निर्माता सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जिसे हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि, वो लोकप्रिय न होने पाए, उनका संदेश जनमानस में न जाने पाए, इसलिए एक को जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू और दूसरे को आधुनिक भारत का निर्माता। जबकि यदि हालांकि इन सबों ने अपने ढंग से इतिहास भी लिखवाया और उस इतिहास में सिर्फ गांधी नेहरू का वो जो है महिमा मंडन है, यानी उन्हीं को केंद्र बनाकर के पूरी जलेबी जो है इनके चाटुकार इतिहासकारों ने पूरी जलेबी छानी हुई है। लेकिन कुछ और स्रोतों से इकट्ठा करिए या वो जो लिखवाए हैं उनमें स्पष्ट झलकता है कि ये तथ्य को ये दबा रहे हैं, तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों शख्स जो है मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू इस देश के बहुत बड़े गद्दार थे। गद्दार से मतलब कि बहुत बड़े दुश्मन थे। तो और नेहरू तो बहुत ही खतरनाक किस्म का, मतलब कि किसी को अंदाज नहीं होगा। और उसके लिए भारतीय जनता दल ने बता रहा है कि वो जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें थी उसका ये एजेंट था ये नेहरू, यानी भारत विरोधी
अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट था, बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी वो एजेंट था। इस विषय में तो जब भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा, विस्तार से और विस्तार से बताने का मौका मिलेगा, और वो मौका बहुत जल्द आने वाला है। तो सारी चीजें वो विस्तार से रखेगा कि कितनी बड़ी गद्दारी इसने, नेहरू ने अपने मुल्क वो भारत के खिलाफ जो है वो बहुत ही खतरनाक एजेंट, बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट, किसका? भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि पाकिस्तान तो बनवाया ही। देखिए, परिवार में भी लोग अलग होते हैं कि भाई चलो भाई बहुत अशांति है, चलो अलग कर दो, और दोनों भाई या दोनों परिवार जो बटा हुआ अपना शांति से रहेगा। ऐसा नहीं हुआ इसमें, इस बंटवारे में। एक तो 25 से 30 लाख लोगों की, हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई। पाकिस्तान में भी जो है वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन है, ये स्पष्ट मानना है अपने भारतीय जनता दल का। अब उसमें जो हुक्मरान पैदा हो गए, जो सेना वहाँ की है, वहाँ के आतंकवादी हैं, वो भारत के दुश्मन हैं। लेकिन जहाँ तक आवाम का सवाल है, वो अपने ही भारतीय भाई बहन है, वो अपना ही वो भूखंड है पाकिस्तान। तो इसलिए इन सबों ने पाकिस्तान बनवाया ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी ताकतों की गोद में बैठ करके, और वो इनको माने भारत के खिलाफ पैसा हथियार दे करके भारत को हमेशा घेरते रहें, तंग करते रहें इसके, और जो है उसको हमेशा माने बांधते रहें, और इसकी वो आर्थिक वो प्रगति ना हो। इसी मंसूबे से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों ने जब देखा कि वो माने वो अंग्रेजों को भारत छोड़ना है, तो इसी को बिठाया। तो जो भी ये भारत जिन समस्याओं से झेल रहा है, उसकी जड़ में है ये गद्दार नेहरू, और उसके साथ साथ ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो अब आ जाइए इस नेहरू की गद्दारी की ओर। एक तो यानी इन सबों ने इतिहास लिखवाया, और उस इतिहास में हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया। ये देखिए इन सबों का। तो उस नेहरू की गद्दारी की ओर किसी का ध्यान न जाए। अब जो ये साजिश चल रही है, यूट्यूब पे देखिए, वो यूट्यूब पर तीन तरह के अभियान चल रहे हैं। एक अभियान में कि ये नेहरू से घृणा इसलिए की जाए कि उनके पूर्वज एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी पहले वो मुसलमान थे, यानी उनको मुसलमान मान करके ही उनसे घृणा की जाए, और उनको यह न समझाया जाए कि वो देश के गद्दार थे। ये देखिए मानसिकता तमाम कि उनके दादा परदादा क्या गयासुद्दीन थे, क्या पता नहीं क्या क्या, यानी मतलब कि वो नेहरू से घृणा की भी जाए तो सिर्फ इस आधार पर कि उसके पूर्वज 2 पीढ़ी पहले वो मुसलमान थे। ये मानसिकता, और इस तरह का आप यूट्यूब देखें, तमाम एक तरह का वो साजिश और अभियान चल रहा है। दूसरा एक अभियान है जानबूझ करके उसकी व्यक्तिगत जिंदगी का जो चरित्रहीनता वाला। वैसे इस संबंध में भारतीय जनता दल ज्यादा इस बात को तवज्जो नहीं देता है, लेकिन जानकारी तो है कि पूरा खानदान जो है, पूरा उसका खून ही जो है चरित्रहीन है सब। नेहरू, इंदिरा, राजीव और ये सब है
चरित्रहीनता से गंदगी तो फैलती है, लेकिन जिस बात को भारतीय वाम दल बताना चाहते हैं कि यह देश के लिए खतरनाक है, देश के गद्दार हैं, उसके आगे इन समूहों का उतना महत्व इसलिए नहीं है कि यानी यदि इसी पर जोर दिया जाएगा तो जो असली खतरा मुल्क से है तो जनता को समझाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए भारतीय वाम दल सिर्फ इसी बात पर बल देता है कि यह हमारे मुल्क भारतवर्ष के लिए खतरनाक है और बहुत बड़े गद्दार हैं। तो दूसरे तरह का जो अभियान चलता है कि उनकी व्यक्तिगत बातें, और जिसमें कि उनकी इन समूह की नेहरू से लेकर के और इनकी जो चरित्रहीनता की बात कोई दिखाया जाता है, तो लोग जो है इसको, इस नेहरू या इंदिरा वगैरह को इस देश का गद्दार न माने, इनको चरित्रहीन बस मान के छोड़ दें। एक नए तरह का अभियान चला है कि सिर्फ सोनिया के ऊपर केंद्रित करो कि जब सोनिया आई तो उसने जो है वो अपने देवर संजय गांधी को मरवाया, अपनी सास वो इंदिरा गांधी को मरवाया, और उसके रास्ते में और अपने पति को भी उसने मरवाया, और वो माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, इस सबको मरवाया है ताकि सबका ध्यान सिर्फ सोनिया गांधी पर ही वो केंद्रित हो जाए। वैसे जो जेएनपीसी का चरित्र है उसी अनुसार जो है वो सोनिया का भी चरित्र है और राहुल का भी चरित्र है और प्रियंका का चरित्र है। इसलिए जेएनपीसी का चरित्र देश को समझना आवश्यक है। सिर्फ सारा कुछ जो है सोनिया पर केंद्रित करने से पूरी बीमारी का पता नहीं होगा। तो एक साजिश ये भी चल रही है, और दूसरी ओर एक साजिश और चल रही है कि जो वो नेहरू और इंदिरा की जो व्यक्तिगत बातें जो कि उनकी चरित्रहीनता से संबंध रखता है, उसके जवाब में ये जो जेएनपीसी मंडली, वैसे तो पूरा अभियान ये जेएनपीसी वालों का ही है, तो एक मंडली और जो है अभियान चला रही है कि देखिए भाई, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो व्यक्तिगत बातों के लिए जो है उनको और उनके चरित्र हनन के लिए ये पूरा खजाना ये बनाया गया है। तो सारी साजिशों को एक साथ मिला दीजिए। उनका प्रयास ये है कि नेहरू से यदि घृणा भी करो तो इसे आधार करो कि उसके पूर्वज मुसलमान थे। नेहरू से घृणा भी करो तो सिर्फ इसलिए कि वो चरित्रहीन था, या नेहरू की गद्दारियों को भूल जाइए, इंदिरा की गद्दारियों को भूल जाइए, राजीव की गद्दारियों को भूल जाइए, सिर्फ सोनिया पर जो है सारा ध्यान जो है वो केंद्रित करिए। तो इस तरह की तमाम जो साजिशें उसके आधार पर जो मानसिकता बिठाई जा रही है, उससे भी ये दिक्कत आ रही है कि भाई देश की सारी समस्याओं का जड़ और देश के साथ गद्दारी करने वाला ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों जो है देश के सामने बेनकाब ना हो, इस तरह की साजिशें वो चलाई जा रही हैं। तो इसका विस्तार से भारतीय वाम ताकत दल जनता के बीच में जल्द ही आ रहा है और वो बताएगा। अब आ जाइए जो ये किसान आंदोलन, भारतीय वाम ताकत दल ने कई बार और जब से आंदोलन चला बताया हुआ है कि इसमें भारत विरोधी शक्तियां और उनके तत्व इस आंदोलन को कब्जा कर लिए हैं और उनकी फंडिंग भी आ रही है, इसलिए कि जितने ठाट बाट से वो बैठे हुए हैं और वो
तमाम जो है वो यानी सुविधाएं लेकर के वो किसानों की सुविधा हरगिज नहीं हो सकती, विदेशी फंडिंग अवश्य है। और पिछले एपिसोड में ये कहा गया था कि अगले एपिसोड में, इस एपिसोड में बताया जाएगा कि इस तरह का आंदोलन खड़ा करने के पीछे मंशा क्या है। जब से ये कोरोना काल आया और चीन ने जैविक हथियार के रूप में उस कोरोना को वुहान से फैलाया, और उसका पहला आक्रमण यह था कि वो समझा कि अब तो कोरोना से भारत जो है पूरा वो आहत हो गया है, कमजोर हो गया है, और यही सबसे बढ़िया मौका है कि भारत पर आक्रमण करो, उसमें घुस जाओ, और ये यानी भारत की सीमा में घुसने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन भारत ने उसको वो जवाब दिया कि उसको अब जो है वो पीढ़ियों तक याद रहेगा। लेकिन अभी और जवाब देना बाकी है कि जैसा कि भारतीय वाम ताकत दल ने कहा है कि जब तक ये चीन नस्ल नाबूद नहीं किया जाएगा, जब तक व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से नाकाम, जिसमें और भी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां साथ में आए, हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां वो बस जबान से कर रही थी, वो फ्रांस और जापान और ये आपके और वो अमेरिका, ये सब पीछे यानी कोई सामने नहीं आया। लेकिन ये मिल जाए तो इसको वो घुटने पर ला सकते हैं चीन को। सारे व्यापारिक रास्ते बंद कर दें, उसकी आर्थिक जो है वो मैंने स्ट्रक्चर को बिल्कुल वो ध्वस्त कर दे, तहस नहस कर दे, घुटनों पर आ जाएगा। और इसकी जरूरत है, लेकिन ऐसा वो सब सिर्फ भारत को आगे कर रही थी, और भारत ने बड़ी यानी सावधानी से वो उसको सबक सिखा दिया, और उसकी सेनाएं और चीन की सेनाएं वापस जा रही हैं, लेकिन वो तैयारी उसके बराबर चल रही है। तो इस पर आ जाइए कि तो विश्व की जो और कंपनियां जो चीन में थीं, अब वो सावधान हो गई, अब वहां से निकलना चाह रही हैं, भारत में आना चाह रही हैं। भारत उनको आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि भैया आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वो जो लॉजिस्टिक कास्ट वगैरह जो मैंने जो रेलवे का सामान जो है वो महीनों में पहुंचता है, और देशों में जो लॉजिस्टिक कास्ट जो है वो 6% है, आपके यहाँ जो है वो 30% है। तो आपके यहाँ जो हम माल बनाएंगे वो विश्व में सबसे महंगा बिकेगा, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो वो कंपनियां भारत में आने से हिचक रही हैं। तो मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जो आधारभूत सुविधा, कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे तमाम ये बन रहे हैं। सीमाओं पर भी वो सड़क बन रही है, रेलवे लिंक बन रहा है। अब इसको देख करके वो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं जो कि चीन से निकलना चाहते हैं, वो भारत में आने को आकर्षित हो रहे हैं। तो भारत जो है चीन के सामने, चीन से अधिक आर्थिक रूप से ताकतवर न हो जाए, ये साजिश चीन जो है चल रहा है। अभी फिलहाल उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये दो खतरनाक एजेंट उसके और दो ये इसके माने भारत के वो गद्दार जो है राजनीतिक संगठन वाम दल वाले, और ये आपके जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वाले। और ये तो साबित ही हो चुका है कि ये दोनों जो है उसी अपने दुश्मन चीन की फंडिंग पर भारत को कमजोर करने के लिए हमेशा लगे हुए हैं। तो वो भारत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में
माने मजबूत न हो जाए, आर्थिक रूप से ये मजबूत न हो जाए, वो निवेशकों को बुला न पाए जो कि वो चीन से निकलना चाहते हैं। चीन की साजिश को पूरा करने के लिए ये किसान आंदोलन को खड़ा किया गया है। मैं समझता हूं कि इतनी सी समझ ये जो बेवकूफ किस्म का बैठा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी, उसको आनी चाहिए। बीजेपी वालों को भी आना चाहिए। बीजेपी के जितने सिपह सालार हैं, जो जितने उनके वो सलाह देने वाले हैं, जितने उनके मेंटर्स हैं, उनको भी आना चाहिए। ये खतरनाक साजिश जो है चीन की है और देश के इन गद्दारों जीएनपीसी और वाम दलों को फंडिंग दे करके और किसान आंदोलन को खड़ा करके, उसका परिणाम तो देश देखे ना। किस तरह के तत्व हैं, कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, संसद को नहीं मानेंगे, सरकार को नहीं मानेंगे। ये कौन है ये? और उसी बीच में मोदी जी का कहना कि नहीं, इनसे बात करिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इनसे बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी खो दी है। यदि वो उसी वक्त जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया होता, आराम से जो है ये इस तरह की ताकतों को जो है कुचल दिया गया होता। इसमें वो टिकट शामिल हो जाए, कुछ लोग शामिल हो जाए, तो क्या ये वो किसानों का आंदोलन हो जाएगा? इसकी जांच कराई जाए तो टिकट भी साबित होगा कि वो किसका एजेंट है और किसे वो पैसा पा रहा है। वो प्रश्न देश का है। जहां देश का प्रश्न हो वहां पर जो है वहां पर कोई टिकट नहीं है, 1000 रुपये वो टिकट की बात नहीं है। ये मुट्ठी भर जो है अपने को किसान बताने वाले, ये किसान है ही नहीं। तथ्य तो ये भी आ रहे हैं कि भाई इसमें तमाम यानी वाम दलों के, जेएनपीसी के और खालिस्तानियों के तत्व ये भरे पड़े हैं। इसलिए रोज जो है बिल्कुल हैकड़ी वाली बात, मतलब कि इन समूह ने क्या समझ रखा है। न इतने दिनों से हमारे दिल्ली के लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, न बेचारे आ सकते हैं न जा सकते। सारी जो है वो रोडें ब्लॉक हैं। जयपुर वाली, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और जो है ये गाजीपुर बॉर्डर, लोगों का जीवन जो है वो नरक हो गया है। गरीब जो है, अच्छा, और कई उस आसपास के जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, यानी वो बंद हैं। वो मजदूर बेचारे जो है, मजदूर भारतीय भाई बहन वो दिक्कत में आ गए हैं। वो दिक्कत में आ गए हैं। और जो आसपास के जो छोटे छोटे मार्जिनल या सीमांत किसान हैं, जो सब्जी वगैरह उगा करके और दिल्ली की मंडियों में बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनकी जीविकाएं बंद हैं। तो ये जो कायर मोदी है ना, सारी समस्या उससे है। और देखिए इसका दृष्टिकोण के देखिए, हम वास्तव में हम या भारतीय जनता दल किसको किसी खासकर जो देश का प्रधानमंत्री है उसके प्रति ये इस तरह का शब्द वो प्रयोग करने में दुख होता है। लेकिन इतना क्रोध आ रहा है, मैंने कि इतना कि ये जो है करा कि इनसे बात करिए। सर्वोच्च न्यायालय भी करा इनसे बात करिए। इतनी सी अकल नहीं है कि ये तत्व है कौन? ये मुट्ठी भर भारतीय जनता दल ने वही याद दिलाया कि भाई हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद ये खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो।
जैसे अमर शहीदों की कुर्बानी, शहादत, खून की बदौलत ये इतनी कीमती आज़ादी मिली। उस आज़ादी को उस आज़ादी के तहत जो है हमारा ये संवैधानिक ढांचा वो खड़ा हुआ, जिससे कि हमारी संसद बनी, सर्वोच्च न्यायालय बना। आज ये सबको जो है वो मुट्ठी भर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी थोड़ी भी देशभक्ति हो उनको कुचलिए। और भारतीय जनता दल की भारत की सर्वोच्च न्यायालय से भी ये दरख्वास्त है कि कम से कम अपनी प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा और जो शासन अनुशासन दिखाइए। आप बात करने की वो हरगिज़ बात नहीं है। इतनी बड़ी अपनी फोर्स है, इतनी बड़ी सेना है, वो पंख आप करेंगे इन उपद्रवी और देश विरोधी तत्वों के आगे? बहुत ही वो शर्म की बात है। खैर, भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि ये तत्व जो है, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनमें जो हमारे जो वो कुछ माताएं हैं, बहनें हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ और जो मजलूम किस्म के हैं, उनको जो है आप जो है वो आइसोलेट कर लीजिए। उनको अलग अलग आप कर लीजिए, करके बाकी को कुचलिए। बिल्कुल। और लोग लपो चुपो में होंगे। भारतीय जनता दल जहां भी देश का सवाल होता है, डरने का तो कोई वो सवाल ही नहीं होता। इसलिए कि हमारी या भारतीय जनता दल की जो ताकत है वो प्रेरणा है हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जैसे अमर शहीदों की कुर्बानी, शहादत के आधार पर जो प्रेरणा, जो ताकत है, उसके आधार पर। और इतना ये कायर किस्म का मोदी बैठा, कोई बोल देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। कुछ नहीं, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके बाद वो ठाठ से छाती तान के टहल रहा है। उसके समर्थन में तमाम जो है वो टॉक शो चल रहे हैं। और उस टॉक शो में बीजेपी के प्रवक्ता वो भाग लेते हैं। मोदी जी, यदि देश को बचाना है तो कम से कम आप शुरुआत करिए। शुरुआत यहाँ से कि जैसा कि भारतीय जनता दल पहले भी कहा है कि आप जो है इन तीनों का और शुरुआत आपको यहाँ से करनी होगी कि ये जो सोनिया, राहुल, प्रियंका है, इनका साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा करके इनके मंसूबों को जाना बहुत जरूरी है। और देश के सामने रखिए, देश के सामने इनको बेनकाब करिए और एक ही कार्टून में पैक करके जो है वो इटली भेजिए। उसी प्रकार जो ये वाम दल वाले हैं, सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे लोगों को कभी वो करवाइए साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट और करके, यानी और उसी में जो वो कन्या कुमार है उसको भी पैक कर दीजिए, बीजिंग भेजिए, चीन। और जिस कार्टून में ये सोनिया और राहुल, प्रियंका, उसी कार्टून में जो केजरीवाल को भी पैक करके भेज दीजिए साथ में। चूंकि ये जेएनपीसी का ही वो अवतार है, ये देश का गद्दार है ये केजरीवाल। और ये आदेश करिए कि जितने भी टीवी चैनल हैं, ये वाम दलों के, जेएनपीसी के किसी भी प्रवक्ता को किसी भी परिचर्चा में हरगिज न बुलाएं। और बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रवक्ता, जैसे आपका एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है, आज तक है, इसमें हरगिज न जाए। ये भी उसी समूह का, वाम दलों का और जो है जेएनपीसी का
के ग्रुप के सब ये सब वो जो है देश विरोधी हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तब जाकर के जो देश विरोधी ताकतों की जो हैकड़ी है वो कम करने की दिशा में वो आगे बढ़ पाएगी। वो आकर के यानी देश विरोधी हरकत भी करेंगे और उसी के प्रवक्ता जेएनपीसी के प्रवक्ता और वामदल के प्रवक्ता आकर के नहीं यहाँ भी गंदगी वो फैलाते हैं, वही हैंकड़ी दिखाते हैं इस पर टीवी चैनलों पर। तो कुछ देशभक्ति दिखाइए और देश और इस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है और बहुत कुछ दिया है आपको, तो थोड़ा सा फर्ज निभाइए। और ये चैनल है, टीवी चैनल है, उनको सख्त हिदायत, सख्त इंस्ट्रक्शन, आदेश दीजिए कि जेएनपीसी के और वाम दलों के प्रवक्ताओं को हरगिज न बुलाएं। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता जो है कम से कम इन 3 चैनलों एनडीटीवी, न्यूज 24, आज तक में हरगिज न जाए। शुरुआत करिए। ये न करके बस जो है जब सीए पर हिंसा होगी तो सारा कुछ यानी वाम दलों को आप छोड़ देंगे, पीएफआई को छोड़ देंगे और फिर सोनिया को बचाएंगे, राहुल को बचाएंगे और राहुल के लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था करवाएंगे इटली के लिए। और सिर्फ ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह और इतनी भी लज्जत रखिए कि भाई ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह किसके आदमी हैं? केजरीवाल के। तो केजरीवाल को बचाना, केजरीवाल सरेआम जो है वो बिल फाड़ रहा है विधानसभा में। यानी कितने हद तक आप कायर हैं, ये मैंने ये सोच करके भी दिमाग जो है वो बिल्कुल अशांत है, मस्तिष्क बहुत अशांत है कि किस हद तक आप कायर हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ केजरीवाल संसद के द्वारा पास किए गए कानून को जो है वो विधानसभा में फाड़ता है और आप जो है कायरों की तरह बैठे हुए हैं। जबकि इस संविधान ने इन्हीं सब अनुशासनहीनताओं के लिए ही जो है प्रावधान दिया हुआ है। धारा 356 राष्ट्रपति शासन बर्खास्त करिए, लेकिन चूंकि आप कायर हैं, कायरों के लिए नहीं है। यदि थोड़ी भी आप में राष्ट्रपति गरज होती, वो कब से वो गाली दे रहा है विजयन केरला वाला, उसको भी वो बर्खास्त नहीं किया। ये पंजाब की सरकार किसानों को भेज रही है, उसको तो बर्खास्त करते हैं आप। ये ममता बनर्जी को आप दिखा रहे हैं कि वहां अलकायदा फैल रहा है। अरे भाई ये कब से ये दुष्टता कर रही है ये ममता बनर्जी, और बेचारा वो रो रहा है, वो राज्यपाल वहां का। तो आपकी कायरता का यह देश बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है और आगे भी चुकाएगा यदि वो प्रधानमंत्री के रूप में कायम रहे। तो सवाल तो यानी ये आ गया है। सिर्फ जो है हाँ, जहां एक इस्लाम आस्था की बात आ जाएगी, वहां आपके बीजेपी वो कार्यकर्ताओं का पूरी कुंडली वो जाग जाती है। ये आपकी मानसिकता है और यही आपका राष्ट्रवाद है और यही आपके जो है सबका साथ सबका विश्वास। यानी देश जल रहा है
ये सब मैंने आकर के वो राजधानी दिल्ली, जो इस देश की राजधानी को सब बिल्कुल बिल्कुल क्या कहूँ, वो स्ट्रैंगुलेट किए हुए हैं, गला दबाए हुए हैं। नागरिकों का दिल्ली के नागरिकों का जीवन दुभर हुआ है। मजदूर भारतीय भाई बहनों का जीवन वो दुभर हुआ है। उस पर मन की बात, सबका साथ सबका विश्वास, अरे वैक्सीन आ गई, वो वैक्सीन जाएगी, लोग करेंगे, अनुशासन आप लाएंगे तो वैक्सीन भी लग जाएगी। और जो है ये और ये भी काबू में आ जाएंगे। तो कुछ आप जो है कायरता से बाहर निकल कर अनुशासन तो आप लगाइए। वैसे भी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही कहा था। अब तो चूंकि स्थिति जो है बहुत ही वो बिगड़ गई है। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा के अनुसार जो है अनुशासन शक्ति जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अनुशासन शक्ति की बात जब भी हो तो किसी देशभक्त द्वारा, ये अनुशासन शक्ति की कभी बात मैंने भी की है, तो फट से बोलते थे वो इंदिरा गांधी वाला, जो वो इमरजेंसी वाला, वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है उसका चुनाव वो रद्द करने के लिए। और इतना बोल्ड किस्म का वो जज था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। उसने उस इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द भी किया। कौन इंदिरा गांधी कि 1970 के दशक में बहुत तपी हुई थी, कोई भी चू नहीं करता था उसके विरुद्ध, लेकिन वो जरा भी डरा नहीं। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज, वो भी सिंगल बेंच। तो उनके चुनाव को रद्द भी किया और ऑर्डर किया कि सी इज नो मोर पीएम। तब इसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका जो कानून मंत्री था वो सिद्धार्थ शंकर राय, उसने काफी मैंने इस तरह से वो योजना रची और सबसे पहला काम किया कि इमरजेंसी लगवाया उसी की सलाह पर। और फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि उसके माफिक भी था, और उसका और उस सिद्धार्थ शंकर राय जो कि कानून मंत्री था, उसका रिश्तेदार भी था। लेकिन वो चौथी वरीयता में था, माने फोर्थ सीनियर मोस्ट वो जस्टिस था इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो वो 3 के बाद चौथे को इन सबों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाया। तो ये तो बताया गया कि सबसे अधिक संविधान की हत्या करने वाले तो यही सब है, ये जेएनपीसी वाले। इस इंदिरा गांधी ने एक नहीं 2 बार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाने में 2 बार वरीयता का उल्लंघन किया है। एक बार 3 जजों के बाद चौथे जज को, और दूसरी बार जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको। तो पहली बार जो उल्लंघन हुआ था, जो सीनियर मोस्ट कौन थे, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर, जेएम शेलट। इनके बाद जो चौथा नंबर था उनका, वो अजित नाथ राय, एएन राय का। तो वो रिश्तेदार था इसका वो सिद्धार्थ शंकर राय का। और जो दूसरी बार इसने उल्लंघन किया तो सीनियर मोस्ट थे एचआर खन्ना, हरिराम खन्ना। तो उनकी सीनियर मोस्ट वरीयता का उल्लंघन करके जो उनके बाद था वो एमएच बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। तो ये जो जेएनपीसी जो है हमारे माने देश की संस्थाओं के साथ
मैंने यानी उनको कमज़ोर करना, उनको बंधक बनाना, उनमें 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 यानी तोड़फोड़ करना, संविधान की हत्या करना और देश साथ गद्दारी करना है। तो ये इतिहास बिल्कुल लंबा, बहुत लंबा रिकॉर्ड है इन सबों का। और इस समय चीन के मंसूबे को पूरा करने के लिए ये सब चीन से पैसे लेकर के जेएनपीसी वाले और वाम दल वाले भारत की उस प्रगति को रोकना चाहते हैं कि जो विदेशी निवेशक और जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो है वो भारत में ना आने पाए। ये मंशा किसकी है? साजिश किसकी है? चीन की। और उसकी मंशा को ये दोनों पूरा कर रहे हैं किसान आंदोलन खड़ा करके। तो इस गंभीरता को पूरे देश के लोग समझें और हर जो है बुद्धिजीवी समझे, और कम से कम ये जो टीवी चैनल वाले समझें, और सबसे बड़ी बात ये बेवकूफ़ किस्म के जो प्रधानमंत्री हैं यानी वो भी समझें इस बात को। कुछ करिए, अपनी जो है वो जो है कायरता के दायरे से बाहर आइए, देश के लिए कुछ करिए। और देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री बनाया तो ये इसलिए नहीं कि मुट्ठी भर उपद्रवी तत्व जो है वो बंधक बना दिया पूरा दिल्ली को, और आप जो है कह रहे हैं कि इनसे बात करिए। सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहे हैं इनसे बात करिए। ये किसान है ही नहीं, ये शुद्धता जो है देश विरोधी ताकतें, मुखौटा जरूर पहने हुए वो किसान आंदोलन का, इसको पहचानने की आवश्यकता है। यह चिंता भारतीय जनता दल की विनती है अब सभी भारतीय भाई बहनों से कि इस चीज को देखें, जितने बुद्धिजीवी हैं यानी वो देखें, और संबंधित हमारे जो हमारे जजेज हैं, जो जस्टिसेस हैं वो भी देखें, और सबसे पहले हमारे मोदी जी भी समझे इस बात को। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।